मॉड्यूल 4 पुस्तक का नाम बच्चे और उनका मनोविज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुंदर चरित्र कैसे बने। आदत और चरित्र एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसी धारणा के आधार पर कुछ लोगों ने चरित्र को आदतों का पुंज और आदतों को व्यक्ति का दूसरा स्वभाव माना है, परंतु इस धारणा से पूर्ण रूपेण हम सहमत नहीं हो सकते। यद्यपि हम ये मानते हैं कि आदतों का व्यक्ति के चरित्र पर अवश्य गहरा प्रभाव पड़ता है, तो भी आदत और चरित्र में बड़ा भेद है। आदतें यांत्रिक होती हैं, उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव पर वे हमारी सहायता नहीं कर सकती, परंतु चरित्र के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। चरित्र तो सदा हमारे साथ रहता है, हमारी प्रत्येक गति का उससे घनिष्ठ संबंध होता है। आदत से व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त होती जिससे उसके सारे कार्य निर्धारित होते रहे, परंतु चरित्र तो व्यक्ति के सारे जीवन सिद्धांत का निचोड़ होता है। उसी के अनुसार वह अपने जीवन का विभिन्न व्यापार चलाता है। विवेक के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसमें अच्छी आदतें बन पड़ने की संभावना रहती है, तभी अच्छी आदतें हमारे चरित्र के अंग हो जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र और आदतों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। आदत का महत्व हमारे अनेक आचरण हमारी विभिन्न आदतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि कोई बुरी आदत पड़ जाए तो उससे पिंड छुड़ाना बड़ा ही कठिन होता है। बीड़ी, सिगरेट व अन्य मादक वस्तुओं की आदत पड़ जाने पर उन्हें छोड़ना बड़ा कठिन ही हो जाता है। पिंजरे से छोड़ा हुआ तोता फिर पिंजरे में जा बैठता है। अभ्यस्त घोड़ा स्वतः स्वामी को घर पहुंचा देता है। जब पशु का जीवन आदतों से इतना प्रभावित होता है तो मानवीय जीवन का क्या कहना। बहुत दिनों तक जेल में रहने वाले कैदी मुक्त हो जाने पर भी फिर जेल में ही रहना पसंद करते हैं। फ्रांस में राज्य क्रांति में वर्षों बाद वेस्टिल नामक कारागृह से मुक्त किए जाने पर कैदियों में ही जीवन बिता देने की इच्छा प्रकट करी। ग्राम्य जीवन में अभ्यस्त व्यक्ति शहरी जीवन से दूर रहना चाहता है। यदि प्रारंभ में ही बालकों में कुछ अच्छी आदतें डाल दी जाएं, तो वे उनमें स्थायी हो जाती हैं। अतः बचपन में आदतों का डालना बड़ा सरल होता है। इसलिए तो बच्चे पढ़ना लिखना शीघ्रतर सीख लेते हैं और प्रौढ़ों को सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। लिखने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहने से एक दिन लेखक बन जाना संभव हो सकता है। अतः आदत से हम अपनी शक्तियों का संचय और वृद्धि कर सकते हैं, पर आदत का दास बन जाने पर व्यक्ति को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। विलियम जेम्स ने आदत डालने के लिए 4 नियमों का उल्लेख किया है। संकल्प दृढ़ता। आदत डालने में संकल्प की दृढ़ता का भारी महत्व है। संकल्प करने से व्यक्ति अपने में क्या क्या आदतें नहीं डाल सकता। संकल्प कर लेने के बाद यह चेष्टा होनी चाहिए कि आदतें डालने का एक भी अवसर हाथ से ना जाना पाए। अच्छा होगा यदि बालक को किसी विशिष्ट आदत की जीवन में उपयोगिता समझा दी जाए। इस प्रकार समझना उपदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि इस संबंध में महापुरुषों के जीवन में दृष्टांतों का सहारा लिया जाए तो बालकों में अच्छी आदतों डालने का संकल्प दृढ़ता आ जाएगी। कार्यशीलता। सबसे आदर्श रख देने के बाद उसमें कार्यान्वित करने के लिए बालक को समुचित प्रेरणा देना आवश्यक है। कोरे आदर्शों और सिद्धांतों से काम नहीं चलता, उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, अन्यथा वंचित आदत न पड़ सकेगी। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ अभिभावक और शिक्षक बालकों के समक्ष लंबी लंबी बातें कर जाएंगे, परंतु अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने में बड़े असमर्थ दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों से बालक अच्छी आदत के बदले बुरी आदत सीखता है। अतः अच्छी आदत डालने के लिए आवश्यक है कि किसी विशिष्ट आदर्श के प्रति अभिभावक स्वतः क्रियाशील रहते हुए बालकों को उसे अपनाने के लिए अवश्य प्रेरणा दे। लगनता के बिना आदत का पड़ना बड़ा कठिन है। कार्य आरंभ कर देने के बाद उसमें संलग्न रहना तब तक आवश्यक है जब तक आदत पक्की न हो जाए। अरस्तु ने ये ठीक ही कहा है कि गुण के लिए कभी भी अवकाश नहीं है। अभ्यास। आदत पड़ जाने पर उसको जारी रखना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा आदत गायब हो सकती है। ये प्राय प्रत्येक पाठक का अनुभव होगा कि किसी कार्य का अभ्यास छूट जाने पर तत्संबंधी आदत का लोप हो जाता है। संगीतज्ञ जब अभ्यास छोड़ जाते हैं तो वह राग भूलने लगता है। अभ्यास के अभाव में टाइपिस्ट व स्टेनोग्राफर की गति धीमी पड़ जाती है। स्पष्ट है कि आदत को पुष्ट रखने के लिए उसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है। बुरी आदतों से बचाव। मनोविश्लेषकों की खोज से उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। कुछ लोगों ने अनानास कुछ बुरी आदतें मिलती हैं।
उन्होंने जानबूझकर उन्हें अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास उस प्रकार नहीं किया है जैसे संगीतज्ञ या टाइपिस्ट करता है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि ये आदतें कुछ ऐसी मानसिक उलझनों के कारण पड़ती हैं जिनसे व्यक्ति अपनी चेतना में अवगत नहीं रहता। इन मानसिक उलझनों के सुलझाव में ही उन बुरी आदतों से व्यक्ति का छुटकारा हो सकता है। मनोविश्लेषण के बाद के अनुसार ऐसी आदतें अभ्यास के आधार पर नहीं वरन किसी संवेग के आधार पर पड़ती हैं। किसी बालक में चोरी करने अथवा झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसी आदत उसमें किसी विकृत संवेग के कारण आती है। इसी प्रकार अच्छी आदतें उसमें अच्छे संवेगों के कारण आती हैं। बुरी आदतों को दूर करने के लिए तत्संबंधी विकृत संवेग का पता लगाकर उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि विकृत संवेग नष्ट हो जाता है तो मानसिक उलझनें सुलझ जाती हैं। मानसिक उलझनों को दूर करने का तात्पर्य बुरी आदतों का नष्ट होना है। हेडफील्डार के अनुसार मानसिक उलझनों के हटने पर आदतें वैसे ही भाग जाती हैं जैसे बिजली के प्रकाश से अंधेरा गायब हो जाता है। यदि बुरी आदतें दूर न हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानसिक उलझनों का अभिनाश नहीं हुआ है। संवेगात्मक जीवन में वांछित परिवर्तन आने से व्यक्ति का बुरी आदतों से स्वतः ही उद्धार हो जाता है। मानसिक उलझनों के सुझाव में कई सप्ताह अथवा महीने लग सकते हैं, पर उनके सुलझाव से आदतें स्वतः भाग जाती हैं। चोरी की आदत। कुछ बालकों में साधारण से साधारण वस्तुएं चुराने की आदत पड़ जाती है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि चुराने की आदत काम मूल प्रवृत्ति के अवदमन के कारण बढ़ती है। चुराने से उसे काम भावना की तृप्ति के संवेग का अनुभव होता है। कुछ बालक अपने मित्रों की वस्तुएं चुरा लेते हैं। मनोविश्लेषकों अनुसार यह आदत किसी प्रकार से क्रूर व्यवहार करने की उनकी प्रवृत्ति का द्योतक है। परंतु प्रश्न ये है कि बालक घर की वस्तुओं को क्यों चुराता है? पिता के जेब से वह पैसे क्यों चुराता है? माँ के गहने चुराकर वह क्यों बेच आता है? वस्तुतः इस प्रकार की चोरी का प्रधान कारण अभिभावकों का अमनोवैज्ञानिक व्यवहार है। अभिभावक कर उपयुक्त अवसर पर बालकों पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। वे कभी बहुत लाड़ प्यार दिखाते हैं और कभी अनायास ही उन्हें अपने क्रोध का भाजन बनाते हैं। किसी वस्तु के मांगने पर बालक को झिड़क दिया जाता है और झूठी बातें की जाती हैं। उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। फल यह होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा प्रतिरोध शोध की भावनावश अभिभावकों को तंग करने के लिए वे घर की वस्तुएं भी चुराया करते हैं। फिर यह आदत दृढ़ होकर अन्य परिस्थितियों में भी बालक को चोरी करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अतः चोरी की आदत छुड़ाने के लिए बालकों की मानसिक उलझनों को समझकर तदनुसार उसके स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। धूम्रपान। बालक धूम्रपान की आदत अपने बड़ों के अनुकरण से अपनाता है। वह समझता है कि धूम्रपान करना बड़े लोगों का चिन्ह है। अपने को कुछ बड़ा दिखलाने के लिए वह कभी कभी धूम्रपान में अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे भी अशिक्षित अभिभावक है जो स्वयं ही स्नेह की अधिकतावश अपने बच्चों से चिलम भराते हैं और पहले उसी के पीने के लिए कहते हैं। मिल या फैक्ट्रियों में काम करने वाले बालकों में बीड़ी अथवा सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। यह अनुकरण का परिणाम होता है। बहुतों में धूम्रपान की आदत किशोरावस्था में पड़ती है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि ये उनकी वासना प्रवृत्ति का सांकेतिक चिन्ह है। कहना ना हुआ कि बालकों के सामने यदि धूम्रपान करने का बुरा उदाहरण न रखा जाए तो उनमें यह आदत न आएगी। उनमें यह आदत आ जाने से इसके बुरे परिणाम को उन्हें समझाया जाए। उनके सामने स्वयं धूम्रपान की आदत को छोड़ा जाए। चिढ़ाना। कुछ बालकों में दूसरों को चिढ़ाने अथवा तंग करने की आदत आ जाती है। जिन्हें अपने अभिभावकों व शिक्षकों का प्यार व आदर नहीं मिलता, वे उन लड़कों को तंग करते हैं जिन्हें दूसरों का प्यार व आदर मिलता है। दूसरों को सम्मानित होते देखकर उनमें ईर्ष्या भावना जागृति हो जाती है। वे भी चाहते हैं कि लोग उनकी योग्यता को समझें, उन्हें प्यार और आदर दें, परंतु अपनी इच्छा की पूर्ति होते न देखकर वे चिढ़ जाते हैं और उधम मचाना या दूसरों को चिढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यदि ऐसे बालक को आत्म प्रकाशन का समुचित अवसर दिया जाए तो उनकी यह बुरी आदत दूर हो सकती है, क्योंकि तब वे समझेंगे कि उन्हें भी आदर और प्यार दिया जा रहा है। झूठ बोलना। बालक में झूठ बोलने की आदत के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि बालक किसी वस्तु का गलत वर्णन अपनी ऊंची कल्पना की उड़ान में करता है। बालक की धारणा शक्ति बहुत प्रबल नहीं होती, किंतु वस्तु को देखने के बाद तत्संबंधी बातें उसे अच्छी तरह याद नहीं रहती।
उस वस्तु के वर्णन में वह झूठ बोलकर गलती करता है। अतः ऐसे अवसर पर बालक पर झूठ बोलने का अपराध नहीं लगाना चाहिए। अच्छा हो यदि सहानुभूति पूर्वक उसे सारी बातें ठीक ठीक समझा दी जाए। कभी कभी बालक दूसरों के अनुकरण में भी झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। जिस घर के लोग बातचीत में अपने झूठे सम्मान की रक्षा के लिए झूठ बोला करते हैं, उनके लड़कों में झूठ बोलने की आदत आ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि बालकों के सामने गलत उदाहरण न रखा जाए। दंड के भय से कुछ बालक झूठ बोलना सीख लेते हैं। जिन बालकों में बात बात में अभिभावकों की डांट या मार पड़ा करती है, वे उससे बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं। उदाहरणार्थ, बाजार से कुछ खरीद करके बालक लौटा तो उससे पूछा गया कि अमुक वस्तु क्यों नहीं लाए, तो दंड के वजह से वो झूठ बोल सकता है कि वह वस्तु बाजार में मिली ही नहीं, यद्यपि उसके विषय में दुकानदार से उसने पूछा ही हो ही ना हो। बालक कभी कभी आत्म प्रकाशन के लिए मनगढ़ंत बातें किया करता है। जब साधारणतः उसकी अवहेलना की जाती है, उसे अपेक्षित प्रशंसा नहीं मिलती, तो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह झूठी बातें कर सकता है। माता पिता के कठोर व्यवहार से जब बालक की सामाजिक इच्छाओं का दमन होता है, तो वह आत्म प्रकाशन के लिए झूठ बोलने का अभ्यस्त हो सकता है। अतः बालकों की सामाजिक इच्छाओं का अवदमन करना बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इच्छाओं के अवदमन से आत्म प्रकाशन की क्रियाशीलता रुक जाती है और बालक झूठ की आड़ में आत्म प्रकाशन की चेष्टा करता है। बालक को झूठ की आदत छुड़ाने के लिए उसे दंड देना हानिकारक है। दंड से झूठ बोलने की आदत प्रायः बढ़ जाती है, क्योंकि दंड से उसके आत्म प्रकाशन में और रुकावट पड़ती है। अतः झूठ बोलने की आदत छुड़ाने के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर देना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कुछ अभिभावक स्वयं अनजान में बालक में झूठ की आदत डालते हैं। पैसे रहते हुए भी जब वह कहते हैं कि पैसा नहीं है, अथवा घर में उपस्थित रहते हुए भी जब वह कहलवा देते हैं कि वे घर पे नहीं है, तो बालक समझता है कि झूठ बोलना बुरा नहीं है और अपना कार्य निकालने के लिए इसका अवलंबन लिया जा सकता है। फलतः बालक में झूठ बोलने की आदत आ जाती है। रूसो का कहना है कि यदि बालक की सत्य बात पर भी विश्वास करना छोड़ दिया जाए, तो बालक तंग आकर झूठ बोलना स्वयं छोड़ देगा। किसी अवसर विशेष पर किसी झूठ के लिए दंड दिया जा सकता है, परंतु इसका अधिक्य नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि बालक के प्रत्येक झूठ में कोई उसकी अतृप्ति इच्छा छिपी हुई है। अतः झूठ की आदत निकालने के लिए हमें उस अतृप्ति इच्छा को समझना है और उसके स्वाभाविक पूर्ति के लिए समुचित आयोजन करना है। यदि यह आयोजन हो सका तो झूठ बोलने की आदत बालक में स्वतः दूर हो जाएगी। झूठ न बोलने के लिए बार बार उपदेश देने का परिणाम उल्टा हो सकता है। जो स्वयं झूठ बोला करते हैं और बालकों को झूठ न बोलने का उपदेश दिया करते हैं, उनके उपदेश का बालक पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और बालक से झूठ बोलने की आदत दूर नहीं होती। अतः उपदेश के स्थान पर यदि उनके सामने व्यक्तिगत व्यवहारिक उदाहरण रखा जाए तो अधिक लाभ होगा। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि बालकों के जीवन में झूठ को हम एकदम अलग नहीं कर सकते। बालक कहानियों में रुचि रखते हैं, परंतु कहानियों में एक प्रकार से सब झूठ का ही जाल रहता है। ऐसी कहानियों को पढ़ने व सुनने से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। इन कहानियों के झूठे आवरण के अंतर्गत सत्यता कूट कूट कर भरी रहती है। इस सत्यता का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, तभी तो वह बालक को बड़ी रुचिकर लगती है और उनसे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। अतः इस प्रकार की झूठ की बालकों के जीवन में उपयोगिता है और इसे उसके अनुभव से अलग करना उनका स्वाभाविक विकास में रुकावट डालना होगा। चरित्र अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर नैतिक दृष्टि से चरित्र का तात्पर्य सदा अच्छे ही चरित्र से लिया जाता है। जब ये कहा जाता है कि वह चरित्रवान है, तो इसका अर्थ यही होता है कि वह अच्छे चरित्र का है। अतः चरित्र शब्द का प्रयोग यहाँ अच्छे ही चरित्र के अर्थ में किया जा रहा है। चरित्रवान व्यक्ति में संकल्प शक्ति और आत्म गौरव का स्थायी भाव कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा व्यक्ति सदा अपने एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। चरित्रवान व्यक्ति किसी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है। जो कुछ कम चरित्र के होते हैं, वे किसी कार्य को पुरस्कार, प्रशंसा एवं दंड के भय से करते हैं। जो व्यक्ति पशुवत होते हैं, उनके कार्य बहुधा मूल प्रवृत्तियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। मूल प्रवृत्तियां तो सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं, परंतु उनकी प्रबलता में वैज्ञानिक भेद पाया जाता है। किसी में एक प्रवृत्ति प्रबल होती है तो दूसरी निर्बल। अपने अपने विकास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मूल प्रवृत्तियों की प्रबलता विभिन्न प्रकार की होती है। चरित्र की नींव मूल प्रवृत्तियों में पाई जाती है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के शोधन से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है।
चरित्र पर हमारे सभी अनुभवों और मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। अतः आदर्श चरित्र के लिए हम बालकों की मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। अतः आदर्श चरित्र के लिए हमें बालकों के मूल प्रवृत्तियों को निखारना है। अतः आदर्श चरित्र के लिए हमें बालकों की मूल प्रवर्तनात्मक प्रकाशन और विभिन्न अनुभवों पर कड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखनी होगी। चरित्र व्यक्ति अपने आदर्शों से अपना आत्मघात साध कर लेता है। फलतः अपने आदर्शों की रक्षा के लिए वह अपने सब कुछ की बाजी लगा सकता है। मानव व्यवहार कभी कभी भावों द्वारा ही नियमित होता है, क्योंकि मनुष्य सदा विवेक के अनुसार ही नहीं चल सकता। बड़े बड़े विवेकी अवसर पर चुप मारकर बैठे रहते हैं। वे क्रियाहीन दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि उनमें अवसरानुसार उपयुक्त भावों का अभाव रहता है। चरित्रवान व्यक्ति का अवसरानुसार क्रियाशील होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि सिद्धांत वाला व्यक्ति सच्चरित्र होगा। इसलिए तो कभी कभी यह देखा जाता है कि बड़े बड़े सिद्धांत झाड़ने वाले अवसर पर बगले झांकने लगते हैं। सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये शक्ति भाव से आती है। अतः स्पष्ट है कि चरित्र और भाव में घनिष्ठ संबंध है। चरित्र की प्रबलता तो संकल्प शक्ति की प्रबलता पर ही निर्भर करती है। चरित्रवान व्यक्ति के कार्य में आवेश और हठ नहीं होता। आवेश और हठ तो संकल्प शक्तिहीनता का परिचायक है। अतः बालक को चरित्रवान बनाने के लिए उसमें हमें दृढ़ संकल्प शक्ति डालनी चाहिए। चरित्र के विकास के लिए बालक को ऐसा वातावरण दिया जाए कि वे अपनी संकल्प शक्ति की क्रियाशीलता में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव न करे। उसे ठीक पथ को स्वयं खोज निकालने की प्रेरणा देनी चाहिए। इससे उसकी संकल्प शक्ति का विकास होगा और चरित्र बल भी बढ़ेगा। उसे कठिनाइयों की प्रसन्नता पूर्वक सामना करना सिखलाना चाहिए। उसके सामने विभिन्न समस्याएं रखनी चाहिए, जिससे वह उलझन में पड़कर अपने विवेक और विकास करते हुए उसका समाधान निकाले। संकल्प शक्ति के विकास के लिए हमें सतत प्रयत्न करते रहना है। बहुत से व्यक्ति अपने विवेक का सदुपयोग नहीं कर पाते। वह उनकी संकल्प शक्ति हीनता है। जैसे व्यायाम से शरीर को पुष्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार अभ्यास से संकल्प शक्ति को भी प्रबल बनाया जा सकता है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार साधारण से साधारण बातों को अनावश्यक समझ उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देने में चरित्र का विकास होता है। जो छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता, वह बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं दे सकता। अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि संकल्प शक्ति अर्थात चरित्र के विकास के लिए एक अवसर भी उनके हाथ से न जाने पावे। मूल प्रवृत्तियों की तरह संकल्प शक्ति के 3 अंग माने जाते हैं: ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। अच्छे चरित्र के विकास के लिए हमें प्रत्येक अंग पर समुचित ध्यान देना है। ज्ञानात्मक अंग पर ध्यान देने का तात्पर्य बालक को आवश्यक ज्ञान देना है, जिससे कभी काम हाथ में लगने से पूर्व उसके परिणाम का वह कुछ अनुमान लगा सके। अन्यथा आवेशवश कार्य प्रारंभ कर देने का परिणाम घातक हो सकता है। आवेश को दबाकर आत्म संयम से काम लेना आवश्यक है। सच्ची संकल्प शक्ति के अंतर्गत आत्म संयम की भावना निहित रहती है। संकल्प शक्ति के संवेगात्मक अंग पर ठीक से ध्यान देने से व्यक्ति में ऐसी भावुकता आ जाती है कि वह किसी कार्य के आरंभ करने में वह हिचक सकता है। तब वह अपने व्यक्तिगत भावों में ही मगन हो जाता है और वास्तविक कार्य की अवहेलना कर बैठता है। देशभक्ति की भावुकता वश व्यक्ति अपने ही भावों में डूबा रह सकता है और देश के लिए कुछ करने में असमर्थ हो सकता है। यही बात प्रेम की भावुकता के विषय में भी कही जा सकती है। स्पष्ट है, संवेगात्मक अंग की यह प्रबलता संकल्प शक्ति के उद्देश्य को नीचे गिरा देती है। संकल्प शक्ति के क्रियात्मक अंग पर ध्यान देने का तात्पर्य यह है कि बालक को नित्य कुछ ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे वास्तविकता से उसका परिचय होता रहे। इस प्रकार संकल्प शक्ति में ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों अंगों का सामंजस्य विकास से ही चरित्र का विकास संभव है। नैतिक शिक्षा का चरित्र विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु नैतिक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना बड़ा कठिन है। स्कूल के अन्य विषयों की शिक्षा के आयोजन में विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शिक्षक मिल जाते हैं, परंतु नैतिक शिक्षा के संबंध में यह समस्या बड़ी विकट हो जाती है। इसके लिए योग्य शिक्षकों का पाना अत्यंत कठिन है। नैतिक उपदेश देने से पूर्व शिक्षकों को उनके स्वयं अपने व्यवहार में कार्यान्वित करके दिखलाना चाहिए, अन्यथा उनके उपदेश का उल्टा परिणाम होगा।
ये पहले ही कहा जा चुका है कि उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है। अतः नैतिक शिक्षा के लिए हमें उनके सामने अच्छे उदाहरणों को रखना है, तभी उनमें चरित्र का अच्छा विकास हो सकता है। उदाहरण के अतिरिक्त बालकों को साहित्य अथवा इतिहास की छोटी छोटी मनोरंजक व उपदेशात्मक कहानियां सुनाई जा सकती हैं। उपदेश को स्वयं शिक्षक का स्पष्ट करना ठीक न होगा। सारी बातें शिक्षक कह दे, उसमें किसी शिक्षा का निकलना और सीखना तो बालक का काम होना चाहिए। निर्देश की सहायता से चरित्र में भारी परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि सदा बालक को यह निर्देश मिलता रहे कि उसे एक दिन बड़ा आदमी होना है और जीवन में उसे कुछ कर दिखाना है, तो निश्चय ही वह एक दिन बड़ा होकर कुछ कर दिखाएगा। इसके विपरीत निर्देश पालन पर परिणाम एकदम उल्टा होगा कि बालक अधोगति के गर्त में गिर जाएगा। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को अच्छे अच्छे निर्देश देते रहें। बालकों के लिए स्वस्थकर निर्देश के वातावरण का आयोजन कर देना उनके चरित्र को ऊंचा उठाना है। इतिहास इसका साक्षी है। कुछ अर्थ में बालक पौधे के समान है। जिस प्रकार जरा सी हवा बहने से छोटा सा पौधा प्रभावित होता है, उसी प्रकार साधारण सी बात का भी बालकों पर असर पड़ जाता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों के मुंह से केवल वही बात निकलनी चाहिए जिससे बालक किसी ऊंचे आदर्श की ओर अग्रसर होकर उसके उच्च चरित्र के निर्माण में सफल हो सके। बालक बड़ा अनुकरणीय होता है। अपने अभिभावकों और शिक्षकों की बातों को आदर्श मानकर उनके अनुसरण की वह चेष्टा करता है। अतः बालकों के सामने हमें बड़ी सतर्कता से रहना चाहिए। उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई अवांछित बात सीख सके। यदि उनके सामने अच्छी ही बातें रखी गई तो उनके चरित्र में अनुकरण के फलस्वरूप अच्छे ही गुण आएंगे। चरित्र विकास में दंड का स्थान। सुप्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक ममफोर्ड का मत है कि दंड यदि प्रभाव डाल सकता तो केवल गलत कार्य करने से व्यक्ति को रोक सकता, परंतु उचित भावना नहीं उत्पन्न कर सकता। दंड पर बालक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसकी भावनाओं को अनदमित होने का डर रहता है। तथापि इतना तो कहना ही पड़ेगा कि दंड को एकदम बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो दंड देने की आवश्यकता मालूम ही पड़ती है। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि कभी केवल दंड ही ऐसा साधन दिखलाई पड़ता है जिससे कोई अवांछित आचरण रोका जा सके, परंतु दंड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब अन्य साधन असफल हो जाएं। दंड का उद्देश्य बदला लेना ना होकर सुधार करना होना चाहिए। यदि आवश्यकता जान पड़े तो चरित्र के निर्माण में दंड देना हानिकारक नहीं। ऐसे ही अवसर पर कस्तालाजी दंड देने का समर्थन करता है। वह कहता है कि यदि स्कूल एक घर है तो उसमें दंड दिया जा सकता है, क्योंकि माता पिता भी दंड दिया करते हैं। माता पिता के दंड देने पर बालक को ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उसे उनके अभिप्राय में कभी संदेह नहीं होता। शिक्षक का व्यवहार ऐसा हो कि दंड देने पर बालक उसके अभिप्राय पर संदेह न करे। लाड प्यार का स्थान। बालक के चरित्र विकास के लिए आवश्यक है कि अभिभावक और शिक्षक ये समझे कि उसे कब लाड प्यार दिया जाए। बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करना बड़ा ही अमनोवैज्ञानिक है। इससे वह हठी हो जाता है और उसकी सामाजिक विकास वांछित दिशा की ओर नहीं चल पाता। जिस बालक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की चेष्टा बिना समझे बुझे की जाती है, वह अपने आगे दूसरे बच्चों को कुछ नहीं समझता। इस प्रकार की प्रवृत्ति कुछ समय तक घर में तो चल सकती है, पर बाहर इसका चलना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि बाहर सब लोग उसे माता पिता जैसा प्यार नहीं दे सकते। छोटे बच्चों को लाड प्यार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको बड़ा संतोष मिलता है। समुचित लाड प्यार न पाने वाला बालक अपने को अवहेलित समझने लगता है और उसमें अहीनता आने लगती है। अतः स्पष्ट है कि चरित्र विकास में लाड प्यार का विशेष स्थान है। इस संबंध में अवसर की उपयुक्तता तथा मनोवैज्ञानिकता अत्यंत आवश्यक है।